हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है 2 दिन पहले, जिसमें एक नया एग्ज़ाम और नया पोस्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, AAI कॉमन कैडर। अब ये AAI कॉमन कैडर ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, बट ये नया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो आपको ये ज्वाइनिंग देंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में देंगे। आपका कॉमर्शियल हो सकता है, लैंड मैनेजमेंट हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि क्या इसका हमारा सैलरी रहता है, क्या हमारे ड्यूटी आवर्स हो सकते हैं, और क्या ये जॉब फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए सही है या नहीं सही है। तो इसका सिंपल आंसर है यस, बिकॉज ये ऑफिस जॉब है। सिर्फ आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस को छोड़ दिया जाए, एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए, बाकी पूरा आपका ऑफिस जॉब है। अब ये चॉइस आपके ऊपर रहेगी आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेशंस को छोड़ दिया जाए, पूरा पूरा ऑफिस जॉब है। और जो जनरल ड्यूटी होती है वही आपकी जनरल ड्यूटी होगी। 5 दिन आपका ऑफिस होगा, उसके बाद 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। तो अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आगे UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो इस जॉब में आपको भरपूर टाइम मिलता है। आप इजीली अपने लिए, फैमिली के लिए टाइम दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद किस किस डिपार्टमेंट में हमको जॉब मिल सकती है। तो किस किस डिपार्टमेंट में ये आपको बेसिकली एक तरह से ज्वाइनिंग देंगे। एक तो आपका होगा कॉमर्शियल, दूसरा होगा आपका लैंड मैनेजमेंट, तीसरा होगा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, उसके बाद है आपका कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, फिर आपका सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस को छोड़ दिया जाए, ये आपका जो जॉब है ये आपका ऑपरेशनल जॉब है। इसको छोड़ दिया जाए अगर एयरपोर्ट ऑपरेशंस को, तो जितनी बाकी आपकी जॉब्स यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स बच रहे हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके नॉन ऑपरेशनल हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके नॉन ऑपरेशनल हैं, ठीक है। अब इनका क्या ड्यूटी आवर्स रहता है, क्या इनका जॉब प्रोफाइल रहता है, ये आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि 13 लाख सैलरी कैसे बता दी, उसमें तो 40,000 लिखी है। तो उनके लिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या आपका बेसिकली यहाँ पर सैलरी रहेगा। देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, CTC कॉस्ट टू कंपनी पर एनम वुड बी ₹13 lakhs अप्रॉक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो CTC साल भर का होगा 13 लाख। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारी मंथली सैलरी कितनी होगी, क्योंकि आप लोगों को मतलब इसी से है, सैलरी से, जॉब से मतलब नहीं, सैलरी से, कि मंथली इन हैंड हाथ में कितना मिलेगा। 70 मिलेगा तो हम जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बेसिक पे कितना है, 40,000। ये क्या है, 3%। ये आपका ईयरली इंक्रीमेंट होता है। ये क्या होता है, ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है। और ईयरली इंक्रीमेंट होते होते मैक्सिमम जो आपका बेसिक पे होगा वो इतना होगा, 1,40,000, मतलब इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक आपका बुढ़ापा आ चुका होगा। चलिए रिटायरमेंट की एज आ जाएगी मतलब। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। बेसिक पे रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा, पर्क्स रहते हैं 35% ऑफ बेसिक पे, HRA रहेगा, अदर बेनिफिट्स रहेंगे, CPF, ग्रेचुटीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स आर एडमिसिबल एज पर AAI रूल्स। अब यहाँ पर हम एक आपसे सैलरी शीट है, किसी की सैलरी स्लिप है, वो शेयर करते हैं और उसके साथ साथ हम बताते हैं आपका सैलरी बनेगा कितना। देखिए राइट साइड पर है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, ये साउदर्न रीजन का है, ये साउदर्न रीजन का आपका सैलरी स्लिप है। यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन लिखा हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव। बेसिक पे कितना है, 40,000, जो अभी आपके इसमें दिया गया है 40,000 बेसिक पे, ठीक है। और इवन लेवल है, सबको पता है इवन लेवल है, आपके इस नोटिफिकेशन में मेंशन है इवन लेवल है, यही इवन लेवल है। और ये देख सकते हैं आप ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए बेसिक पे है, DA है, HRA है, और इसके अलावा पर्क्स है। ये पर्क्स क्या है, ये वही है जो 35% वहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बना है 74,200। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिडक्ट किया गया है, कुछ अमाउंट काटा गया है। तो ये देख सकते हैं PF काटा गया है, आपका प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूशन है। ये सब काटने के बाद इतना काट लिया गया, तो नेट सैलरी बनी आपकी 62,741।
ये कब की है? ये सैलरी आपकी है 2022 की, लास्ट 2022 की, या शायद जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी 2023 की है, जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप है। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, अब इसको आप मत देखिए, अब हम बात करते हैं इधर हमारी सैलरी बनेगी कितनी। देखिए बेसिक पे आपको कितना बताया गया है? 40,000। ठीक है, हमने यहाँ पर मैक्सिमम फिगर लिया हुआ है, डीए हमने लिया हुआ है 42%। ठीक है, मैक्सिमम फिगर हमने लिया हुआ है, अभी 42% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है, और सुनने में आ रहा है कि 31 जुलाई 2023 को ये बढ़ने जा रहा है, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और बहुत जगह आया हुआ है, सोशल मीडिया पर भी है कि ये 46% होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी लेकिन हम 42% जो मैक्सिमम फिगर है, ज़रूरी नहीं कि आपको 42% मिले, हो सकता है 34% मिले, 37% मिले, लेकिन हमने मैक्सिमम फिगर लेके आपको बताया है। बेसिक पे 40,000, डीए आपका 42% होता है 16,800, एचआरए डिपेंड करता है किस सिटी में आपको जॉब मिल रही। अगर मेट्रो सिटीज़ हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, ठीक है, तो एचआरए यहाँ पे आपको मिलेगा 27%। ये भी हमने यहाँ पर मैक्सिमम फिगर लिया हुआ है, तो ये कितना बनेगा? 40,000 का 27% दोस्तों 10,800। पर्क्स 35%, तो ये कितना हुआ? 14,000। इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस आपको मिलते हैं 14,000 के आसपास। ये सबका फिगर अलग अलग रह सकता है, सेम फिगर नहीं रहता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इसको हम मोटा मोटा ऑन एन एवरेज मंथली डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? चलिए मान के चलते हैं कि 4×12,000, 4,000 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, 4400 मान लीजिए, मोटा मोटा एक अमाउंट। तो अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया? ये हमारा टोटल हुआ 86,000। ठीक है, 86,000 ये आपका टोटल हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका डिडक्शन होगा, जिसमें कि आपका पीएफ काटा जाएगा, आपका प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा, आपका इनकम टैक्स काटा जाएगा, और इसके अलावा कुछ और भी डिडक्शंस होते हैं। तो मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि चलिए मैक्सिमम अगर इन्होंने 16,000 भी हमारा काट लिया तो भी आपके पास 86,000 में से अगर 16,000 डिडक्शन कर लिया तो भी जो हमारा सैलरी बनेगा वो बनेगा 70,000 रुपीज़। ठीक है, इन हैंड एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बताया गया है, ऐसा नहीं है कि 70 बोल दिया तो आपको सबको जो है 70 ही मिलेगा। ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, जो आपका सैलरी बनेगा कितना बनेगा? 70,000। ठीक है, किसी का 72 हो सकता है, किसी का 76 हो सकता है, किसी का 80 हो सकता है, किसी का कुछ भी अलग अलग रह सकता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपका जो आपका बेसिक पे है कितना? 40,000। इसमें आपको ईयरली इंक्रीमेंट जो होता है वो कितना होता है? 3% का। मतलब आपने अभी ज्वाइन किया, आपको बेसिक पे कितना मिलेगा? 40,000। फिर जब अगले साल आपका 1 साल बढ़ जाएगा, 1 साल हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग को, तो ये कितना हो जाएगा बढ़ के? 40,000 का 3% होता है 1,200, यानी कि आपका बेसिक पे हो जाएगा 41,200। अब इसके बाद जो आपका डीए, एचआरए, पर्क्स जो ये लगेगा वो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा 42%, 41,200 पे। इस पे लगेगा एचआरए आपका 27% और पर्क्स आपका लगेगा 35%। किस अमाउंट पे लगेगा? 41,200 पे। तो उसी के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ऑफिस का। देखिए, एक तो यहाँ पर आपका चलता है जनरल ड्यूटी और दूसरा चलता है आपका शिफ्ट ड्यूटी। ये बेसिकली किनके लिए है? ये एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, फायर सर्विसेज, मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क रहता है इलेक्ट्रिकल वालों का या फिर सिविल वालों का, ये बेसिकली उनके लिए शिफ्ट ड्यूटी। ठीक है, शिफ्ट ड्यूटी का अलग अलग सिस्टम चलता है, अलग अलग रोस्टर्स चलते हैं शिफ्ट ड्यूटी के। 6 घंटे, 6 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर आपको लीव मिलता है, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 12 घंटे, ऐसे ड्यूटी होती। लेकिन जो हमारे नॉन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है, कौन सा एग्ज़ाम कराया जा रहा है आपका? कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। ठीक, अब देखिए अलग अलग जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए हैं, कॉमर्शियल है, उसमें लॉ है, लैंड मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट प्लानिंग है, सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस है। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का तो ये ड्यूटी चलता है। ठीक है, जनरल ड्यूटी भी कर लेते हैं बट मोस्टली एयरपोर्ट ऑपरेशंस का शिफ्ट ड्यूटी चलता है। एटीसी का तो चलता ही है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
आपका पहले दिन सपोज मान लीजिए आपने सुबह 1:30 बजे से ड्यूटी चालू किया, 6 घंटे का ड्यूटी हुआ, शाम को 7:30 बजे आप घर चले गए। इसके बाद अगले दिन आपको सुबह 7:30 बजे आना है, यानी कि 12 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट डे आना है सुबह 7:30 बजे। फिर आप 1:30 बजे घर चले गए 6 घंटे का ड्यूटी करके, और उसके बाद फिर 30 आवर्स के बाद आपको आना है, ठीक है। तो यानी कि कब आना है, नेक्स्ट डे आपको आना है शाम को 7:30 बजे, और सुबह तक 7:30 बजे तक 12 घंटे का आपका ड्यूटी रहेगा, 12 आवर्स का। और इसके बाद फिर आपको 30 आवर्स के बाद आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से 30 आवर्स यहाँ पर मिलता है, एक तरह से 30 आवर्स। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा आपका एक दिन का ऑफ मिल जाता है, यहाँ भी एक दिन का ऑफ मिल जाता है। इसके बाद जब आप आएंगे तो वापस से वही टाइम आपके आएंगे, कब आएंगे, दोपहर में 1:30 बजे, ठीक है। ये तो आपका रहता है शिफ्ट ड्यूटी। बात करते हैं जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का जो ऑफिस का जो टाइम रहता है वो 8.5 घंटे का रहता है, ठीक है, 8.5 आवर्स। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, जिसमें आपके ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कॉमन कैडर वालों को अपॉइंट किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। 5 डेज आपका जो है इनका वर्किंग आवर्स रहता है, वर्किंग डेज रहता है, नॉट आवर्स। 5 डेज का आपका ड्यूटी रहता है, ठीक है। वीकेंड आपका ऑफ रहता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। इसके अलावा जो नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं, जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलीडेज़ होते हैं, वो सारे आपको मिलते हैं। तो आपका बेसिकली यहाँ पर 5 दिन का काम होता है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। आप चाहें तो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हैं, आप चाहें तो आगे फर्दर यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसको करना होगा वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी प्रिपरेशन या अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। और मोस्टली ऑफिस वर्क रहता है, खाली एक दूसरे डिपार्टमेंट से आपको कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। कि अगर सपोज़ मान लीजिए आप कॉमर्शियल से हैं या आप लॉ डिपार्टमेंट से हैं, लैंड मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहीं पर लैंड एक्वायर किया हुआ है, मान लीजिए सपोर्ट उनको एयरपोर्ट बनाना है, लैंड एक्वायर किया हुआ है, तो आपका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों डिपार्टमेंट का। बेसिकली पूरा एक तरह से ऑफिस वर्क है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जैसे कि आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस बेसिकली जो आपके एयरपोर्ट्स का पूरा जो ऑपरेशनल जो आपका काम होता है वो सब ज़्यादातर एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाले देखते हैं। तो हो सकता है कि उनसे भी आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़े। सो बेसिकली आपका पूरा ऑफिस वर्क रहता है, सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है, सबके साथ आपको काम करना पड़ता है। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका ऑफिशियल सिलेबस किसका, फाइनेंस का, लॉ का और आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का मैंने शेयर कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं प्रशांत चतुर्वेदी, डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। सिलेबस और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों शेयर कर दिए गए हैं, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और जानकारी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।